हेलो बच्चों, आप सबका साइंस ज्ञान यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन कक्षा 7 में विज्ञान में जितने भी प्रश्न हैं, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं और प्रत्येक प्रश्न को हम विस्तार से पढ़ेंगे। उनके जो एमसीक्यू दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, उनको भी हम जितना हो संभव हो सके वो बताने की इस वीडियो में कोशिश कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस काम में लेते हैं? तो हम कहेंगे ऑक्सीजन के काम में लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड काम में लेंगे, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो यहाँ होगा आपका उत्तर बी। बी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम में लेते हैं। यही कई बार पूछ लेता है कि पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेंगे? तो हम कहेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया में काम में ली जाती है और कई बार ये भी पूछ लिए जाते हैं कि ऑक्सीजन का वातावरण में कितना प्रतिशत है? तो हम कहेंगे 20% भाग है, वो ऑक्सीजन का वातावरण में उपस्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड का भाग है, वो 0.03% है और नाइट्रोजन का 78% के लगभग होता है। पत्ती में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण किस प्रकार से करते हैं? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका उत्तर? आयोडीन विलयन। क्या हो जाएगा? आयोडीन विलयन हो जाएगा। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो आपके जिसे हम HCl अम्ल भी बोलते हैं, वो आपके आमाशय में पाचन में सहायक होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, इसे उद्योगों में या साबुन बनाने के काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से सारों का आप अध्ययन करते चलेंगे अपन। फिर अगला आता है, निम्न में से कीटभक्षी पादप है। निम्न में से कीटभक्षी यानी जो कीटभक्षी पादप है, उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, ड्रोसेरा हो जाएगा। ड्रोसेरा पादप। देखो कीटभक्षी पादप कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ जमीन है में पोषक तत्व बहुत कम होते हो, बहुत कम होते हो, तो ऐसी स्थिति में इसको नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीटों को खाने का कार्य करते हैं। फिर आता है, आमाशय के आंतरिक स्तर के द्वारा किस अम्ल का स्त्रावण किया जाता है? जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। आपके आमाशय के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल है, उसका स्त्रावण किया जाता है। पित्तरस मुख्य रूप से किसके पाचन में भूमिका निभाता है? पित्तरस पित्तरस है, वो वसा के पाचन में भूमिका निभाता है। जबकि प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। कार्ब पित्रस मुख्य रूप से पित्रस पाया कहाँ जाता है? ये पित्ताशय के द्वारा स्त्रावित किया जाता है, यानी यकृत में उपस्थित पित्ताशय के द्वारा स्त्रावित किया जाता है, जो कि वसा का पाइशीकरण कर देता है, इमल्शीकरण कर देता है और वसा को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट देता है। मुख्य रूप से जल का अवशोषण किस अंग के द्वारा किया जाता है? मुख्य रूप से जल का अवशोषण है, वो किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ आपका उत्तर बी हो जाएगा, यानी बड़ी आंत्र के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। यानी लगभग 90% जल का अवशोषण इसी अंग के द्वारा किया जाता है। जबकि छोटी आंत्र है, वो आपके जो पोषक तत्व हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा है, इनका अवशोषण करती है। यकृत क्या कार्य करता है? यकृत डिटॉक्स करने का कार्य करता है, जो आपके भोजन में जो विषाक्त पदार्थ आते हैं, उनको बाहर निकालने का कार्य करता है। फिर अगला ही प्रश्न आता है अपना, अमीबा जैसे एक कोशिका जीव में भोजन के पाचन हेतु कौन से अंग होते हैं? तो हमने क्या कहा? इसके लिए भोजन रिक्तिका होती है। क्या होती है? भोजन रिक्तिका होती है, जिसमें हाइड्रोलाइसिस हम कहेंगे, इसमें लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम क्या करता है? भोजन का पाचन करता है, निम्नीकरण कर देता है, पाचन कर देता है और उनके द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। जबकि कोशिका द्रव्य में भोजन को अपशिष्ट को छोड़ दिया जाता है और अमीबा है अपनी त्वचा के माध्यम से बाहर निकाल देता है। माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य रूप से
ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसे पावर हाउस भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी यानी गोल्जिकाएँ हैं, गोल्जिकाएँ विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। फिर आता है मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्यतः तापमान है वो 37 डिग्री होता है, तो आपका ये बी उत्तर हो जाएगा। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना है? देखो प्रयोगशाला तापमापी का पहला ही इसका उत्तर हो जाएगा -10 से 110 डिग्री टेम्परेचर है वो प्रयोगशाला तापमापी होती है, जबकि डॉक्टरी तापमापी है वो 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक होती है। हमारे मूत्र या रक्त का पीएच मान, देखो हमारा शरीर है वो लगभग 7 से 7.8 पीएच पर ही कार्य करता है। तो यहाँ मूत्र और इसका पीएच हो जाएगा 7.4, जो कि इस कौन सा माध्यम है? क्षारीय माध्यम है, अम्लीय नहीं है, क्षारीय माध्यम है। यदि 7 से देखो जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है, वो कौन-सा होगा? उदासीन होगा। अगर 7 से कम है, तो अम्ल होगा और 7 से ऊपर है, तो वो क्षार होगा। स्टेनलेस स्टील किन-किन धातुओं से मिलकर बना होता है? स्टेनलेस स्टील है, वो आपका हो जाएगा इसका बी लोहा, क्रोमियम लोहा, क्रोमियम और निकेल। ये है वो स्टेनलेस स्टील का निर्माण करते हैं। प्लस इसमें ये और बता देता हूँ कि लगभग इसमें 70 से 80% तो लोहा होता है और 10 से 20% क्रोमियम होता है स्टील में और 8 से लगभग 10% है वो निकेल होता है और इसमें कार्बन और मिलाया जाता है। कार्बन और मिलाया जाता है जिससे इसकी मजबूती बढ़ती है। फिर आता है अगला प्रश्न, ची चींटी के डंक में मुख्य रूप से कौन-सा यौगिक होता है? तो चींटी के डंक में मुख्य रूप से फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, थोड़ा-सा इसके बारे में बता देता हूँ। लैक्टिक एसिड है, वो दही में पाया जाता है, दही में पाया जाएगा। एसिटिक एसिड है, इसे सिरका भी बोलते हैं, अचार वगैरह बनाने के काम में आता है। का सामान्य भाषा में सिरका 3%। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, वो आपकी जो बैटरियाँ आती है, आपने अपने घरों में जो बैटरियाँ होती है, ट्रक वगैरह लगाते हैं या इन्वर्टर की बैटरियाँ बड़ी-बड़ी में, इसका सूत्र हो जाएगा H2SO4। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और देखिए अम्ल और क्षार है, जब भी अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाएंगे? लवण और जल का निर्माण करते हैं। सामान्यतः धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस प्रदान करती है? तो धातुएं जब भी अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो यहाँ रिलीज होगा H2 गैस। तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मान लो कोई मजदूर अत्यधिक मेहनत करता है और उसकी मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है। इसका प्रमुख कारण होता है, इसका भी उत्तर बी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल का संचय। लैक्टिक अम्ल है वो उसका जमाव हो जाता है हमारी मांसपेशियों में, जिसके कारण से हमें दर्द होने लग जाता है। जब हम आराम करते हैं तो पुनः वो ठीक हो जाता है। मानव में डायाफ्राम का प्रमुख कार्य क्या है? श्वसन में मदद करना। श्वसन में मुख्य रूप से मदद करने का कार्य डायाफ्राम करता है। मानव ऑक्सीजन
ग्रहण करता है तो वह कितनी प्रतिशत मात्रा शोषण के लिए ऑक्सीजन उपयोग में लेता है? यानी मानव जब ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो कितने प्रतिशत काम में लेता है? लगभग 4.4% या हम कहेंगे 4%। 4% ऑक्सीजन है वो काम में लेता है। बाकी की जो बची हुई 16% ऑक्सीजन है वो श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। पादपों में रंध्रों के खुलने और बंद होने का प्रमुख रूप से किस कारक पर निर्भर? तो देखो यहाँ मुख्य कारक है जल। अगर जल की मात्रा पत्तियों में बढ़ती है तो रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है। और यदि घटती है तो हम कहेंगे रंध्र बंद हो। किसी सामान्य व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है? तो विश्राम अवस्था का मतलब जो वो आराम कर रहा होता है, ऐसी स्थिति में उसकी श्वसन दर 12 से 16। इसका ए है वो आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के रक्त में हीमोग्लोबिन का कितना प्रतिशत होना चाहिए? हीमोग्लोबिन का 14 से 16% होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो हम एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। हृदय का स्पंदन मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ दो उपयोग हैं। दोनों ही उत्तर सही हैं इसके। स्टेथोस्कोप और ईसीजी। देखो ईसीजी है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है जिसके द्वारा बहुत सटीक तरीके से हृदय की गति को मापा जाता है। जबकि स्टेथोस्कोप है, आपने देखा होगा डॉक्टर कानों में 2 स्पीकर से लगाता है और आपकी छाती पर एक बल्ब सा रखता है, वो स्टेथोस्कोप होता है। उससे भी हृदय का स्पंदन मापते हैं। तो उत्तर सही हो जाएगा इसका, दोनों ही है। हालांकि स्फेगोमेनोमीटर है वो क्या करता है? रक्त दाब मापता है। रक्त दाब मापता है। सामान्य व्यक्ति में 24 घंटे में कितना मूत्र का निर्माण होता है? तो हम कहेंगे लगभग 1 से 2 लीटर रक्त है वो प्रतिदिन हमारे शरीर में बनता है। हमारी किडनी 24 घंटे में कितने लीटर रक्त का छनन करती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 180 लीटर। 180 लीटर रक्त है वो पूरे दिन में छान लिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के एक प्रश्न यहाँ से थोड़ा-सा और बना लेते हैं, जो आपका मूत्र है, उसका रंग है, वो आपने देखा होगा पीला होता है। क्या होता है? पीला। पीला रंग वो किस कारण से होता है? तो हम कहेंगे यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग है वो पीला होता है। यदि किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर दे, तो उसकी जीवन की संभावनाओं के लिए हम कौन-सी विधि अपनाएँगे? उस विधि का नाम है डायलाइसिस या हिंदी में फिर आता है मानव उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ में यूरिया प्रमुख है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि सरप या छिपकली में उत्सर्जित पदार्थ कौन से हैं? मानव है उसमें उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो मुख्य रूप से देखो पादप में भोजन का परिवहन है वो फ्लोएम उत्तक के माध्यम से होता है। और जाइलम है वो जल का परिवहन करता है। जल का परिवहन करता है। स्टोमेटा ये रंध्र हैं। रूट जड़ें हैं। पुष्प के मादा जननांग कौन-कौन से हैं? पुष्प के मादा जननांग इनमें से कौन-सा है? तो कौन-सा मादा जननांग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जायांग। कौन-सा हो जाएगा? जायांग होता है, जिसमें मुख्य रूप से क्या होते हैं? अंडाशय, वृत्तिका, वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र होते हैं। बाकी ये पुंकेसर के हिस्से हैं सारे के सारे।
अंडाशय के परिपक्व होने पर निर्माण होता है। इसका होगा अंडाशय जब भी परिपक्व हो जाए। ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन कर जो दूरी का मूल मात्रक है वो क्या हो जाएगा? मूल मात्रक मीटर हो जाएगा। दूरी का मात्रक मीटर है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही मात्रक है, लेकिन ये बड़ी दूरियों को मापने में काम आता है, जैसे 2 ग्रहों के बीच की दूरी। यानी जो 2 आकाशीय पिंड होते हैं, इनके बीच की दूरी मापने के काम में आता है। प्रकाश वर्ष होता है कि 1 वर्ष कोई प्रकाश है वो 1 वर्ष में जो दूरी तय करता है, प्रकाश 1 वर्ष में जो दूरी दूरी तय करता है, वो प्रकाश वर्ष कहलाता है। और प्रकाश की जो स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती। फिर अगला आता है, माना कि एक बस 4 बीजीएम बागू गांव से खाजूवाला से नई नियत गति चलती है। तो दूरी और समय के बीच में बनने वाला ग्राफ किस प्रकार से होगा? तो हम सीधी रेखा प्राप्त होगी। कैसी होगी? एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार में ये थोड़ा-सा अलग पहले ये है। कोई सरल लोलक 60 दोलन करने में 15 सेकंड का समय लगा तो आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल T बराबर हमने कहा था कुल समय बटा दोलन दोलन की तो कुल समय कितना है? 15 सेकंड है और कुल दोलन कितने हैं? 60 हैं, काटते हैं तो इनको 0.25 तो उत्तर कितना हो जाएगा इसका? 0.25 सेकंड का समय लेगा। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है। यह परीक्षण किया था? ये परीक्षण हमारे वैज्ञानिक आर्स्टेड ने किया था। इसी के सम्मान में विद्युत चुंबकीय जो क्षेत्र है उसकी तीव्रता है वो जैसे टेस्ला है उसी का ओरस्टेड भी रखा गया है। जबकि एम्पियर है वो विद्युत धारा I का मात्रक है और वोल्ट ये वोल्टा नहीं है, वोल्ट है वो विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर का मात्रक है। निम्न में से सर्वाधिक विद्युत की सुचालक धातु सबसे ज्यादा सुचालक धातु है वो चांदी है। 1 नंबर की बात करें तो सबसे ज्यादा है वो चांदी है और 2 नंबर पर आती है आपका तांबा है। बल्ब का फिलामेंट या तंतु किस धातु का बना होता है? तो हम कहेंगे आपने देखा होगा इस प्रकार से बल्ब होता है आपका। ये ये फिलामेंट है। ये इसका फिलामेंट है। ये टंगस्टन धातु का बना होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा टंगस्टन। यदि किसी तार में यदि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो गर्म हो जाता है। यह धारा का कौन सा प्रभाव है? गर्म होना, ऊष्मीय प्रभाव। कौन सा हो जाएगा? ऊष्मीय प्रभाव है। मुख्य रूप से फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? मुख्य रूप से फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? तो यहाँ क्या उत्तर हो जाएगा इसका? इसका उत्तर आएगा टिन और लेड। टिन और लेड है वो इसी धातु का फ्यूज तार बना होता है। कौन से प्रतिबिंब को पर्दे पर देखो पर्दे पर जो प्रतिबिंब होते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वही प्राप्त किए जा सकते हैं बाकी को कैप्चर नहीं किए जा सकते। प्रिज्म सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करने का कार्य कर देता है। कौन करता है? प्रिज्म। सबसे कम तो होगा वो लाल का वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। यदि वस्तु अनंत पर स्थित है तो उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा? वस्तु अनंत पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है।
तो यहाँ फ़ोकस पर यदि वस्तु अनंत पर है, तो फ़ोकस पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बहुत छोटा होता है। उत्तल लेंस है, तो कैसा होगा? उल्टा और वास्तविक होगा। एक कार का पश्च समतल दर्पण है, ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पीछे करते हुए पश्च दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा, तो वह क्या हो जाएगा? यदि वो 2 मीटर से देख रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड से देख रहा है, तो यहाँ इससे जस्ट दुगना हो जाएगा, यानी 4 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि ट्रक की चाल और कार की चाल दोनों की सापेक्ष चाल है, तो लेकिन दर्पण से क्या होगा? दुगना ही प्रतीत होगा। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। यदि एक खाद्य श्रृंखला में विघ्न पड़ता है, अगर एक खाद्य श्रृंखला में वि विघ्न पड़ता है, तो क्या होगा? क्या खाद्य श्रृंखलाएँ नष्ट हो जाएगी? नहीं, नहीं, नहीं। देखो संतुलन बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। अपघटक होते हैं, जीवाणु और कवक है, वो अपघटक तो होते हैं, अपघटक प्रकृति के अपमार्जक है। यानी इनको सफाई कर्मी भी बोलते हैं। प्रकृति के सफाई कर्मी हैं, वो कौन-कौन से हैं? जीवाणु और कवक हैं, जो अपमार्जक का कार्य करते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें कैसे योगदान देना चाहिए? देखो, पर्यावरण के बारे में जब भी बात आती है, तो सबसे बड़ी बात है कि हमें चीज़ों की रिसाइक्लिंग और वृक्षारोपण, 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बाकी प्लास्टिक वगैरह का उपयोग कम करना चाहिए, बढ़ा हुआ ऑप्शन आ रहा है। तो बायोगैस मुख्य से संगठक है। बायोगैस है वो मुख्य रूप से मीथेन का संगठक है। किसका संगठक है? बायोगैस। बायोगैस है, इसको गोबर गैस भी बोलते हैं, गोबर गैस। ये मुख्य रूप से मीथेन निकलती है, मीथेन गैस है वो निकलती है। सहजीवी का संबंध है, सहजीवी का मतलब होता है यानी 2 प्रजातियाँ जिनके जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और रहते हुए एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं। पहुँचाते जैसे आपने देखा होगा लाइकेन, लाइकेन है लाइकेन और हाँ, इसके साथ रहते हैं शैवाल और कवक। शैवाल और कवक रहते हैं, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। शैवाल क्या करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। शैवाल है, वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं और जो कवक है, उसको भोजन और पोषण प्रदान करते हैं।